नमस्कार। आज के कीनोट कार्यक्रम में हम बात करेंगे सिने जगत, सिनेमा और फिल्मों की। रोमांस, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, कॉमेडी, सस्पेंस, इन सब के बीच कई बार एक ऐसी फिल्म आती है जो कि बहुत मीनिंगफुल होती है, जो कि समाज के बुराइयों को दिखाती है, जो कि आपको और हमको अंदर तक झकझोर देती है और कई बार समाज में, व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रेरित भी करती है। ऐसी ही एक विचारोत्तेजक फिल्म आने वाली 20 फरवरी को रिलीज़ हो रही है और उस फिल्म का नाम है 80। अनुभव सिन्हा ने उसको निर्देशित किया है और उस फिल्म की जो मुख्य अदाकारा हैं वो हैं तापसी पन्नू, जिन्होंने अपनी बेबाकी और बहुत ही इंटेंस रोल करके बहुत मजबूत किरदार निभाने वाली पहचान पहले से ही बॉलीवुड में बना ली है। और आज हम कीनोट कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे खुद तापसी पन्नू से और जानेंगे उनसे उनकी आने वाली फिल्म 80 के बारे में, उनकी फिल्मी यात्रा के बारे में और उनके आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। तापसी जी, जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जयपुर आपका आना जाना काफ़ी लगा रहता है? काफ़ी बारी आई हूँ मैं तो जयपुर, और दोबारा आने का मन भी कर ही जाता है। जयपुर है ये सर? जी, जयपुर बिल्कुल ऐसा है। मैंने काफ़ी पिक्चरें शूट करी हैं यहाँ पे, इवेंट्स करे हैं बहुत यहाँ पे, तो और मतलब यहाँ का जनरली मौका जब भी मिलता है मुझे जयपुर आने का तो कहते हैं कि हाँ मतलब ऐसा हो आओ। मतलब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। और अभी जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर का नाम अनुभव सिन्हा हो जी, अदाकारा तापसी पन्नू हो जी, और नाम ऐसा रहस्यमय 80 हो जी, तो ये तो लगता ही है कि कोई ना कोई सार्थक या अर्थपूर्ण फिल्म होगी। जी। तो बेहतर होगा आप ही बताएं इस फिल्म की स्टोरी लाइन क्या है या इसका कथानक क्या है? जी, जब पहले ये नाम रखा गया तो काफी लोगों को, हमें भी था कि लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये 80 क्या है। मुझसे इनफैक्ट सर ने पूछा भी कि लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा 80 घाट है। हाँ। फिर कहते नहीं, मैंने कहा नहीं सर, ऐसे तो फिर पंजाबी में 80 भी बोलते हैं लोग। वी पंजाबी वी, में हम, वी, हाँ। तो वो भी हो सकता है। तो बट एक तरीके से जब होता है ना, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है वाले नाम जब है ना, जब ऐसे जो ऐसा मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लोग मतलब आपस में बिजी हो गए हैं गेस करने में कि क्या मतलब होता है। इस वजह से जो पिक्चर का पहला कम्युनिकेशन निकाला गया था वो पोस्टर पे किसी का चेहरे की जगह हमने लिखा था 80 पर डे, लाइक पर डे एवरी डे। तो लोगों को समझ में आया 80 एक अंक है। तो उसके मतलब वो किस बारे में है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए आप ये समझिए अंक है। फिर दूसरा जो था पोस्टर वो हमने राइटर के बारे में निकाला गया, क्योंकि हमारे लिए इस पिक्चर का जो हीरो है वो राइटर है। क्योंकि ये पिक्चर एक जैसे कहते हैं ना कंटेंट प्रधान सिनेमा है, तो वो हमने अब धीरे धीरे जब ट्रेलर अब लोग देखने लग गए हैं तो उनको समझ में आ रहा है 80 जो है वो एक जो ऑफिशियल डेटा आता है कि साल में कितने केस रिपोर्ट हुए हैं रेप के हमारे देश में, तो उसमें एवरेज निकाला जाए तो 80 एक दिन के, यानी कि 20 मिनट, हर 20 मिनट के बाद एक ऐसा केस रिपोर्ट किया जा रहा है। जो इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का क्राइम कर रहे हैं वो हमारे आसपास से ही हैं, और वो जब बड़े हो रहे थे तो किस तरह की अपब्रिंगिंग हम सबने दी, या एज अ समाज हमने कैसे ये होने दिया कि वो ऐसे इंसान बने। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, एक 6 साल की लड़की का रेप 3 लड़कों ने कर दिया। 10, 11, 13 साल के थे लड़के। अब ये जब 6 साल 8 साल की लड़कियों के रेप होते हैं, ये वाला तो हमें न्यूज़ पहले काफ़ी बारी सुन चुके हैं, पर जब ये न्यूज़ आई कि 10, 11, 13 साल के लड़कों ने कर दिया, तो ये हम किस तरह का समाज जो है, नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन, नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो किस तरह की आ रही है, हमने कहाँ गलत मोड़ ले लिया। हमारे को शायद अब दूसरे को ब्लेम करने की बजाय कि अच्छा आप अपना काम कीजिए, पुलिस आप अपना काम कीजिए, गवर्नमेंट आप अपना काम कीजिए, वो तो हम ब्लेम कर ही रहे हैं, आप कीजिए, आप क्या कर रहे हैं खुद। क्यों 10, 11, 13 साल के बच्चे अगर ये कर सकते हैं तो हमारी अपब्रिंगिंग में कुछ कमी रह गई है। मैंने आपकी फिल्म का टीजर देखा और अभी थोड़ी देर पहले ट्रेलर भी देखा जी। तो मुझे यही समझ में आया कि ये एक रेप विक्टिम की कहानी है, जिसमें आप एक एडवोकेट हैं, वकील हैं जी। और बाकी सब बातों के अलावा समाज ने जो ऐसे मामलों में चुप्पी साध रखी है
उसको भी आपने कटघरे में खड़ा किया है। जी बिल्कुल, ये पिक्चर का जो है दृष्टिकोण बहुत सामाजिक है। इस जज के सीट पे एक जज की जगह समाज जो है हमारा वो बैठेगा, ऑडियंस ऑडियंस जो है वो जज होंगी। और एक बहुत डिफरेंस होता है एक जजमेंट में और जस्टिस में। दर्शक जो जाएगा हॉल में तो उसके मन में क्या सवाल लेकर के वो आएगा? क्या उसको प्रोवोक इतना कर देंगे कि वो भी कुछ ना कुछ अपना रोल समझेगा कि मुझे क्या करना है? देखिए, मुझे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि जब जो भी दर्शक इस पिक्चर को देख के निकलेंगे तो वो कुछ चर्चा करेंगे घर जाके कि हमने कहाँ ये गलत मोड़ ले लिया, क्या हम कुछ कर सकते थे क्या जो हमने नहीं किया। वो एक थोड़ी सी चर्चा भी हो गई ना एक बारी पिक्चर हॉल से निकलने के बाद, चाहे वो 2 मिनट की हो, वो भी बहुत बड़ा सक्सेस होगा हमारे लिए, क्योंकि आपने एक बारी सोचा तो सही। सोचना शायद कुछ भी करने की पहली स्टेज होती है, तो वो हमने करवा दिया तो हम अपने आप को बहुत सफल मान लेंगे। अच्छा, जब ये बॉलीवुड की बात है, सिनेमा की बात है, तो सबके मन में होता है कि सिनेमा हॉल जाएंगे तो कोई ऐसी मूवी होगी जिसमें या तो बहुत एंटरटेनमेंट होगा, कॉमेडी होगी, या कोई बहुत स्विट्जरलैंड देख रहे होंगे हम बैठे बैठे, कोई लैंडस्केप्स ऐसे होंगे, तो ऐसी बड़े फिल्में होंगी। तो इस फिल्म को देखने मैं थिएटर में क्यों जाऊं? देखिए, आप रोज तो दाल चावल नहीं खा सकते या रोज तो आप कचौड़ी नहीं खाएंगे। नहीं, हाँ, इसकी तुलना आप उससे करो कि रोज मिठाई नहीं खा सकते। हाँ, लोग मिठाई भी नहीं खा सकते। हाँ, ऐसा भी कह सकते, लोग मिठाई नहीं खा सकते कि वो, हाँ, रोज बर्गर पिज्जा नहीं खा सकते। राइट, कभी कभी तो दाल चावल खानी पड़ती है। तो मुझे मैं हिसाब से देखती हूँ, सिनेमा की भी वैरायटी है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ कहा जाता है। हर रोज आप सेम तरीके, मैं वो नहीं कह रही वो सिनेमा नहीं देखिए या यही देखिए या ये ना देखिए। वो हमारे सिनेमा की ब्यूटी ही यही है कि इसमें इतने जॉनर्स हैं। आप वो फिल्म देखिए जिसका ट्रेलर आपको लगता है कि यार इसको देख के मन कर रहा है, देखते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगी सिर्फ कि अच्छा मेरी फिल्म है तो आप देखिए। हालांकि एज एन एक्टर और एज एन एक्टर जो चाहता है स्टार की पदवी मुझे मिले, मैं चाहूंगी कि लोग मेरा नाम देख के जाएं पिक्चर देखने। बट मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही। आप मेरा ट्रेलर देखिए, बट एक फेयर चांस दीजिए। अगर आपको ट्रेलर पसंद आया तो मुझे मौका दीजिए। तो इस फिल्म में आपकी लड़ाई किससे है? समाज से, कानून से, व्यवस्था से, या समाज की चुप्पी से? किसके प्रति आक्रोश है आपका? मेरे को लगता है कि हर समाज में ना मेजॉरिटी लोग अच्छे होते हैं। मेरा ये मानना है, आप मुझे एटर्नल ऑप्टिमिस्ट बोल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं जो गलत होते हैं या खराब होते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये नहीं है कि वो जो गलत लोग हैं वो जो चीज़ें कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है जो अच्छे लोग हैं वो चुप हैं। एक इसी से रिलेटेड बात है, अभी तो देश में आप यूँ कह सकते हो कि महिलाओं की शिक्षा या एजुकेशन भी बेटर हुई है, देश विकास की तरफ भी जा रहा है, लोगों में भी पहले से ज़्यादा थोड़ा सा जागरूकता आई है, सोशल मीडिया भी है, मैसेजेस भी हैं। तो इस तरह के अपराधों के लिए किस चीज़ को आप ज़्यादा जिम्मेदार मानते हो? कोई मनोवृत्ति होती है खास तरह की, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, या क्या है इसके पीछे? इस फिल्म के दौरान आपको बहुत इस बारे में चर्चा हुई होगी, तो क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है ऐसी घटनाओं के पीछे? देखिए, हर जो अपराधी होता है इस तरीके का, वो सेम कारणवश ये अपराध नहीं करता। मुझे लगता है ऐसा, हर एक का अपना अपना कोई बैकग्राउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई आपकी अपब्रिंगिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, कोई आपकी अवेयरनेस रिस्पॉन्सिबल होती है, कोई आपका जिस मानसिक संतुलन ही हिला हुआ है आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है। हर एक का नहीं हो सकता, एक तरीके से मापदंड नहीं हो सकता हर एक चीज़ का। बट मुझे ये लगता है कि हम हो तो हमारे आसपास रहा, या तो हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं या हमारे आसपास के लोग होने दे रहे हैं। दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अच्छा हमारे घर वाले में तो किसी ने ऐसे नहीं किया, ठीक है, बट आपके घर के किसी भी इंसान ने अपने आसपास ये हुआ और उसमें आँख मूंद ली या फिर ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं करी, वो भी शायद गलत है। क्योंकि अगर वो शायद करते तो वो चीज़ रोकी जा सकती थी या आगे ना बढ़ती, तो या पता चला उनको किसी के बारे में तो उसके बारे में कुछ नहीं किया, नहीं मैंने क्यों पढ़ना है इसके अंदर। सो आई थिंक एज अ समाज हम तो साथ में रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी तरह की हमारी अपब्रिंगिंग में कुछ कमी रह गई है हम सबकी। तो फिर भी फिल्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस दौरान आप खूब इसमें डूबी रही इस सारे हालात में, मुद्दे में, तो इसको सुधार कैसे ला सकते हैं?
क्या कोई अपब्रिंगिंग का बात हो सकती है, या जैसे गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, वो हो सकती है, या और क्या ऐसे कारगर उपाय हो सकते हैं, या कोई ऐसा डिटरेंट उपाय हो कि अपराधियों को और भी ज्यादा कड़ी सजा दी जाए, मुझे पता है क्या न्याय लग रहा है, जल्दी मिले? आपका खुद का तापसी का क्या व्यू है इस पे? मेरा पर्सनल व्यू ये है कि देखिए हम डेवलपिंग सोसाइटी हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, तो हम इस टाइम पे उस हसल के अंदर जाते हैं ना, जो एक दौड़ भाग के अंदर कि सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, बस पैसे कमाने हैं, हमें अपना कारोबार बढ़ाना है, हमारे को लड़कों की ये एक्सपेक्टेशन लड़कों से कि उनको खुद कमा के आगे बढ़ना ही बढ़ना है, एंड उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरह की ला दी जाती है, तुम आदमी हो तो तुम्हारे को इस तरीके से रहना है और ये करना है। मतलब वो जो हसल है हमारी लाइफ का वो इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम जो एक बेसिक ह्यूमन नेचर की लर्निंग होती है ना, कि आप इंसानियत जो होती है बेसिकली वो हम सिखाना भूल चुके हैं। काइंडनेस जो हो गई है ना, कि एक दूसरे के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट, एक जस्ट काइंडनेस जिसको बोलते हैं, वो भूल गए हम सिखाना। हम सिर्फ ये सिखाते रह गए कि आगे पैसे कैसे कमाओ, आगे बढ़ो कैसे, संस्कार भूल गए। हाँ, वो जो बेसिक ह्यूमन नेचर की चीजें हैं ना, वो एक अपने बच्चों को शायद हम भूल गए सिखाना। हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली कि ये तो ऑब्वियस है, इसलिए छोड़ो, पहले ये सीख जाओ कि बड़े होके अभी हमें ये करना है, 20 साल की उम्र में ये, 21 में ये, फिर 50 तक आते हैं तो तुम्हारी इतनी बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। ये सब हमने बहुत अच्छे से सबको सिखा दिया है, स्पेशली द बॉयज। आई थिंक द बॉयज ऑफ आवर सोसाइटी जो हैं, आई थिंक दे आर इमोशनली एक्सट्रीमली बर्डन्ड, कि उनको एक्सपेक्टेशन के उनको मैन ऑफ द हाउस करना है, उनको पूरा फैमिली को आगे उनके जजमेंटल हो गए लोग उनके बारे में भी। हाँ, उन्हीं के बारे, और वो काफी कुछ नहीं कर सकते, तुम इमोशनल नहीं हो सकते, तुम वल्नरेबल नहीं हो सकते, तुम फीलिंग्स को ओवरपावर नहीं करने दे सकते, तुम्हारे को वो बी द मैन, यू कैन नॉट डू दिस वाला एटीट्यूड जो है वो सिखाया है, क्योंकि टाइम नहीं है वो सब फील करने का, आगे बढ़ो नहीं तो पीछे रह जाओगे। तो वो इस चक्कर में हम जो इंसानियत है वो थोड़ी सिखाना भूल गए हैं लग रहा है। अच्छा, फिल्म के बारे में तो काफी बात हुई जी, अब मौका है तो आपसे कुछ आपके पर्सनल लाइफ के सवाल भी कर लें। जी बोलिए। तो आपने शादी की जब, जी, तो बहुत ही लो की अफेयर रखा इसको। हाँ जी। और डेनमार्क के बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपकी शादी किससे हुई है। तो डेनमार्क के एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, बहुत सफल बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनसे आपकी शादी हुई। तो अब आपका जो ये फिल्में करना, ये करना, तो उसमें पतिदेव का कोई दखल या नहीं? पतिदेव तो साक्षात खुद ही आ गए भारत। हाँ। वो अब यहाँ रहते हैं, उनकी विदाई हो चुकी है डेनमार्क से। तो बड़े लंबा 9 साल तक आपकी कोर्टशिप चली? एक्चुअली 10, शादी करने से पहले 10। क्या बात है। अब हो गए शायद 2013 से हम लोग साथ हैं, तो आज अभी 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। जी हाँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी 2013 में, तब से मैं उनको जानती हूँ। तो आपको क्या लगता है वैसे लव मैरिजेस ज्यादा प्रेफर्ड हैं या अरेंज मैरिजेस? यार, आपको कोई मिल जाए ठीक ठाक सा इंसान, वही बड़ी बात है आज की डेट में, मैं तो कह रही हूँ। अगर आपको कोई मिल जाता है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। नहीं, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा एक अंतर होता है इंडियन कंटेक्स्ट में। ऐसे नहीं वो इसलिए कि अगर लव मैरिज है तो हो सकता है वो इंटरकास्ट भी होगी, हो सकता है वो डाउरी फ्री भी होगी, हो सकता है वो बाकी अटैचमेंट्स भी उसमें नहीं होंगे, हो सकता है, और वो ठीक ठाक सा होगा। तो अरेंज मैरिजेस में आजकल इतनी, आपको पता ही है, हाई बजट मैरिज में भी प्रॉब्लम्स बहुत तरह की आती हैं, वो भी मैंने देखी हैं। इंसान है, पेड़ थोड़ना है, बदल जाता है, तो ऐसे भी देखी है मैंने अपने आसपास काफ़ी। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि लव मैरिज में 100% सक्सेस रेट चलेगा, अरेंज मैरिज में फेलियर होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। बात ये होती है, अगर आपको खुद नहीं मिला कोई तो माँ बाप ढूंढ देते हैं। हाँ। तो वो हमारा इन हाउस मैट्रिमोनियल सिस्टम जो है सदियों से चला आ रहा है। हाँ। अगर आपको खुद नहीं मिला कोई तो व्हाई नॉट, लोग ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आज की मैं सर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जो मैं सबको कहती हूँ, पहले आप ये देख लेना, आप डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, कि आप जब खुद अपने उस इंसान की प्रेजेंस के बिना अपनी लाइफ व्यतीत कर सकते हो तभी शादी करना। इतने साल हो गए हमें साथ रहते हुए, बट हम दोनों के बीच में आज तक कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक के अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में नहीं गया। स्ट्रेन, वेरी स्ट्रेन ना। हाँ, नहीं गया। अच्छा? कभी भी नहीं गया।
आज तक नहीं गया। कमाल। अब सिर्फ ये हुआ है कि प्रॉपर्टी साथ में खरीदते हैं तो कंट्रीब्यूशन हो जाता है, बट उससे ज्यादा हम एक दूसरे को पैसे नहीं देते हैं, आज तक नहीं दिए। तो आई थिंक ये इसी तरह का इंसान शायद ढूंढा उसने भी, मैंने भी, और लड़कियों को मेरी ये राय होती है। औरत की मजबूती में उसके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने को भी एक बड़ी बात मानते हैं। 110%। जब तक कोई लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, मैं उनको सजेस्ट यही करना चाहती हूँ, शादी मत करना, तभी करना जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट मत होना। तो आपने तो अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे अपनी जगह बनाई। तो कई बार कहते हैं कि बॉलीवुड में जब तक कोई गॉडफादर नहीं हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कितनी सच्चाई लगती है आपको इस बात में? देखिए, ये नहीं कहूंगी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बढ़ तो जाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, और थोड़ी लड़ाई ज़्यादा लगेगी, सब कुछ थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट आगे बढ़ जाओगे। अगर हिम्मत रही तुम में तो आगे बढ़ जाओगे। अगर थकोगे नहीं जल्दी, गिव अप नहीं जल्दी करोगे तो आगे बढ़ोगे। गॉडफादर होने से बस आसान हो जाता है थोड़ा, आपको अपनी आगे वाली आने वाली फिल्मों का डर नहीं रहता कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर एक फ्लॉप होगी पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा देने के लिए, तो वो डर खत्म हो जाता है। एक बार वो डर खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद आप बेबाकी से पिक्चर कर सकते हो, वो डिफरेंस रहता है। तो इतनी फिल्में आपने कर ली, मेरे ख्याल सब नामी गिरामी डायरेक्टर्स के साथ आपने काम कर लिया, अभी भी कोई ऐसा ड्रीम रोल लगता है जो तापसी को करना बाकी रह गया अभी? जी, मेरा तो मन था कि इंडिया का एक बहुत बड़ा सुपर हीरो प्रोजेक्ट बनना चाहिए एवेंजर्स की तरह, जिसमें मुझे एक बड़ा ऐसे वंडर वुमन, नॉट वंडर वुमन बट एन इंडियन वर्जन ऑफ इट, एक इंडियन स्टाइल ऑफ अ सुपर वुमन कैरेक्टर निभाना चाहिए। तो वो वैसा कुछ बनना चाहिए, बट आई थिंक हम टेक्नोलॉजिकली और हमारे उनकी जितना पैसा वो फिल्म में लगाते हैं एक में, हम उतना इमेजिन नहीं कर सकते अभी, तो शायद दिल्ली दूर है, बट आई होप वो उसके अलावा तो सर अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद मुझे लगता है मुझे मिल ही जाएंगे, अगर नहीं मिले तो मैं बनवा लूंगी, क्योंकि मैंने आज तक देख लिया वेट करने से और ये एक्सपेक्ट करने से कि कोई मुझे काम देगा इस तरीके के रोल में, मेरे को नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से। तो कई बार मुझे लगता है कि मुझे करना है, मुझे कोई स्टोरी दिख गई है अच्छी या मुझे कोई किरदार दिख गया अच्छा, तो मैं वो करवा लेती हूँ फिर, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी खुद के लिए तो और कौन करेगा। क्या बात है, इतने मीन्स हैं। हाँ, मतलब वो हाथ पैर मारना पड़ता है थोड़ा सा। मैंने कहा जैसे ज्यादा मेहनत है, थोड़ी ज्यादा लड़ाई है, बट हिम्मत रखो तो हो जाएगा। एक जमाना था जब मॉडलिंग को और इसको फिल्मों में काम करने को इतना अच्छा नहीं समझते थे, घर वाले भी रेजिस्ट करते थे लड़कियों के लिए खास तौर पे उनका जाना। अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, फिल्में भी हैं, मॉडलिंग के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म आ गए हैं। तो जो नए बच्चे भाग भाग करके बॉम्बे जाते हैं, उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हो, उनको क्या कहना चाहते हो, दिल की बात? मैं ही कहना चाहती हूँ, मतलब परेशान नहीं हो, कष्ट नहीं पाए, या उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। जी, मैं इतना कहना चाहती हूँ, वो तब भी मैं कहती थी जब मैं नई थी, अभी भी कहती हूँ कि प्लान बी रेडी रखो। सो मैं ये सबको बोलती हूँ जो आता है कि ठीक है यहाँ पे मेहनत रंग लाती है, बट लक इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर। आई विल नॉट डिनाई इट, मैं झूठ नहीं बोलूंगी किसी को भी। मुझसे बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग ऐसे हैं जिनको सही समय पे सही मौका नहीं मिला, इसलिए ईमानदारी से आप ये बात कह रहे हो, सच बात है ये। तो इसलिए सिर्फ टैलेंट यहाँ पे काम नहीं करता। आखिर में एक सवाल पूछने का मन करता है कि फिटनेस आपकी इतनी कैसे मेंटेन होती है? और जैसे वो मुझे पिक्चर ध्यान है, सूरमा हमने देखी थी। जी, तो आप हॉकी प्लेयर बन गई कभी कुछ, तो इतनी फिटनेस कैसे रख पाते हो? वो जनरल जो एक होता है जिम रूटीन, ये डाइट वाइट, वो नहीं, एक कुछ और हटके बताइए सब। मैं हटके बताती हूँ। हाँ। मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। हाँ। ठीक है, तो मैंने ये डिस्कवर किया मेरे बारे में कि अगर खाना खाते रहना है बिना सोचे कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, इससे मोटा होगा, इससे ये होगा, तो फिर चुपचाप वर्कआउट करते रहो साथ साथ में, कुछ भी करो। मैं स्पोर्ट खेलती हूँ, मैं स्क्वॉश खेलती हूँ, हाँ, हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट। जिम ऑब्वियसली जाना पड़ता है, और मैं योगा करती हूँ, मैं एरियल योगा करती हूँ। अच्छा। जिम एक बहुत बोरिंग हो जाता है करना रोज, बट मेरी मोटिवेशन एक ही है कि मुझे खाना खाना है। कोई मेरे को सोचना नहीं चाहिए खाना तो अन करूंगी। वो तो आउटकम है उस चीज का, बट मेरी मोटिवेशन ये है कि मुझे सोचना ना पड़े खाना खाने से पहले कि यार अब ये खाया ना तो मोटी हो जाऊंगी, या ये खाया तो फिर ये स्किन खराब हो जाएगी, तो मुझे ये सोचना नहीं है, इसलिए मैं वर्कआउट करती हूँ। तो क्या रखना होता है आइडियल वेट आपको?
मैं अपना वेट बताऊंगी तो आप शॉक में चले जाएंगे। मेरा वेट इतना कम नहीं है, मैं अभी इस हालात में आपको जो दिख रही हूँ, मैं 60-62 के बीच में रहती हूँ। मैं कोई नहीं कह सकता। हाँ 54-55 वो तो आज तक नहीं हुआ सर। मेरा मिनिमम वेट जो आज तक गया है, मैं सही बताऊं तो 56। अच्छा, मतलब जब मैं एकदम स्किन एंड बोन्स हो गई थी, मतलब एकदम अनहेल्दी था वो। अपने आपको कह सकते हो मेरी बोन्स हैवी है। नहीं मेरी वो ऐसा नहीं, मैं कहना चाहूंगी मेरे में मसल मास बहुत है। मसल मास बहुत है। तो चलिए इन सारी अच्छी बातों के बीच में एक बार आपका मोशन पोस्टर भी देख लेते हैं। जी तापसी जी, आपसे आज की ये बातचीत बहुत ही अच्छी रही और ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई है जो वीमेन रिलेटेड इश्यूज, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, महिलाओं के उत्पीड़न, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए जानी जाती है। जैसा मैंने कहा, लोग बिना किसी औपचारिक घोषणा के ही आपको इसका ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच लोगों को इस इमेज के लिए, बहुत बहुत तो हम शुक्रिया। सब दुआ करते हैं कि आपकी आने वाली जो फिल्म है 80, ये बहुत ही सफल फिल्म हो जी। और उसका फर्स्ट डे कलेक्शन भी जी, करोड़ please। में हो, लैक्स में नहीं हो। मेरी सैलरी बढ़ जाएगी प्लीज। तो बड़ा कलेक्शन हो, थैंक यू। बड़े नंबर्स हो। जैसे आपने 80 एक बड़ा नंबर बताया है, जी ऐसे ही हम चाहते हैं कि कलेक्शन भी बहुत ही बड़े नंबर्स हो। 80 तक तो पहुंच जाए तो आप नहीं। पार्टी कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये 80 करोड़ के ऊपर जाएगी तो आप यहाँ आएंगी ओ दोबारा। बिल्कुल, चलो आज यही चलिए मन्नत मांग प्रॉमिस। लेते हैं। हाँ ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। थैंक यू सो मच। Thank you।